नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टाइम डिबेट में और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो आखिरकार दिल्ली में चल गया है यहां पर झाड़ू, अरविंद केजरीवाल का झाड़ू, जिसने विरोधियों को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। यहां अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 3 सीटें आई हैं और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और ऊपर से अगर कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो 61 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव कह सकते हैं कि जो विकास के मुद्दे पर लड़े गए थे, बेसिक नीड्स के ऊपर लड़े गए थे, वो पूरी तरीके से एक तरफा रहे। लेकिन इस तरह की जीत की उम्मीद शायद आम आदमी पार्टी को भी नहीं थी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी ने जो सर्वेस कराए थे उसमें भी 50 से लेकर के 55 के बीच सीटों की उम्मीद यहां पर की जा रही थी। लेकिन सभी रिकॉर्ड और सभी पोल्स को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 70 में से 67 सीटें अपने खाते में डाल दी है। तो चलिए सबसे पहले यह देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस तरह आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है और तमाम राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है इस जीत को लेकर, इस रिपोर्ट में। बीजेपी के विजय रथ को रोकते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इसके साथ ही साफ हो गया है कि दिल्ली में अगले 5 साल तक अरविंद केजरीवाल की हुकूमत होगी। जहां केजरीवाल ने अपनी जीत को आम आदमी की जीत बताया है, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी है और आश्वासन दिया है कि दिल्ली के विकास के लिए उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उधर समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी है, साथ ही नसीहत दी है कि केजरीवाल किसी तरह का दिखावा न करें। दिल्ली में आपकी इस जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले से ही मुकाबला आप और बीजेपी के बीच बताया जा रहा था। बीजेपी ने दिल्ली जीतने के लिए अपना मिशन 60+ बनाया और अपने मिशन को फतेह करने में जुट गई, मगर दूसरे राज्यों के मुकाबले बीजेपी दिल्ली में चूक गई। आपकी जीत की वजह क्या रही, उन वजहों पर एक नजर डालते हैं। केजरीवाल ने चुनावों की घोषणा से पहले से ही बीजेपी पर दबाव बना दिया था। दिल्ली की ऑटो रिक्शा पर मुंह लटकाए जगदीश मुखी के पोस्टर्स ने माहौल बना दिया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की दुखती रग से हाथ हटाया नहीं, उसका फोकस उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों पर ही रहा। जब सतीश उपाध्याय को प्रोजेक्ट करने की बात सामने आई, तो उनके घपले सामने ले आए। आपने दिल्ली के कुछ तबकों से अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं की। झुग्गी वाले, रेडी वाले और छोटे कारोबारी सब पर नजर बनाए रखी। दिल्ली में आप भ्रष्टाचार रोधी मुहिम सिर्फ पुलिस और कुछ अन्य विभागों की उगाही को लेकर ही रही है, जिसमें वो वादा करते आए हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो गरीबों और छोटे कारोबारियों को इससे छुटकारा दिलाएंगे। केजरीवाल खुद को ईमानदार और पीड़ित बताने में भी सफल रहे। पिछली बार इस्तीफा देने पर वो माफी मांगते रहे। जब मोदी ने उन पर आरोपों के जरिए वार किया तो वो खुद को पीड़ित बताने लगे। इससे उन्हें सहानुभूति भी जरूर मिली। तो ये वो वजह थी जिन्होंने आपको दिल्ली की सत्ता दिलाई। अमित शाह को अब तक चाणक्य के तौर पर पेश किया जाता रहा है, लेकिन दिल्ली की हार से भी ये सवाल उठने लगेंगे कि नेताओं की पूरी फौज और सेनापति के रूप में नरेंद्र मोदी और झोंकने के बावजूद अगर पार्टी को कामयाबी नहीं मिली, तो जाहिर है कि पार्टी की रणनीति ही फेल हो गई। अब आइए जानते हैं कि बीजेपी से 5 वो बड़ी गलतियां क्या क्या रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से अपना नेटवर्क खड़ा करने का मौका दिया गया। कायदे से उसी लहर के वक्त दिल्ली में चुनाव कराए जाते तो बीजेपी के लिए शायद ही उतनी बड़ी मुश्किल होती। दूसरी सबसे बड़ी गलती पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी के स्तर पर हुई। पहले पार्टी के नेता हर्षवर्धन का मंत्रालय बदलकर ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो सक्षम नहीं है। इससे हर्षवर्धन की क्षमता पर खुद पार्टी ने ही सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी पिछले 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रही थी, जबकि पिछले 6 महीनों में 4 राज्यों में चुनाव लड़ चुकी बीजेपी पस्त दिख रही थी। आपके सुनियोजित और आक्रामक प्रचार के सामने पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी हताश दिखी। वहीं बहुत से लोगों को बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना भी नहीं भाया। खासकर पार्टी ने अंतिम दिनों में अखबारों में विज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल पर जो निजी हमले किए, उसका फायदा भी आपको ही मिल गया। वहीं विजन डॉक्यूमेंट पे भी बड़ी गलती हुई।
उत्तर पूर्व राज्य के लोगों के लिए इसमें प्रवासी लिख दिया गया। हालांकि पार्टी ने तुरंत माफी मांगते हुए इस गलती को सुधार लिया और बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन वोटरों के बीच ये संकेत तो जरूर चला गया कि पार्टी कितनी हताशा में है। बहरहाल जो भी हो, मगर अब अगले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली पर हुकूमत करेगी, जबकि बीजेपी इन 5 सालों में अपनी गलतियों से सबक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में हार होती तो एक सोचने वाली बात थी, लेकिन ये प्रचंड हार है। इस तरह की हार की उम्मीद शायद न ही भारतीय जनता पार्टी ने की होगी और न ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने और तमाम नेताओं ने, जो आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था। लेकिन इसमें कारण क्या रहे? क्या आम आदमी पार्टी की नीतियां इतनी ज्यादा मजबूत थी, या जिस तरीके से जनता के सामने रखा गया क्या उसमें मजबूती थी, या फिर भारतीय जनता पार्टियों की जो नीति है और खासतौर पर इस दिल्ली इलेक्शन को लेकर के जो कैंपेनिंग, जो एक एग्रेसिव कैंपेनिंग यहां बीजेपी ने की थी, क्या वो पार्टी को नुकसानदायक हुआ, या फिर आखिरी समय में जिस तरह से नेताओं की भरमार हुई और तमाम दलों से नेता बीजेपी में शामिल हुए? आखिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसे काफी हद तक प्रभावित किया है और प्रभावित होने के साथ साथ उसका नुकसान भी अब दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी को झेलना पड़ा, जिसमें मात्र 3 सीटें ही अपने कब्जे में कर पाई है। बाकी की पूरी 67 सीटें आम आदमी पार्टी के ही खाते में गई। यानी कि कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का झाड़ू चला और इस कदर चला कि विरोधियों को पूरी तरीके से वहां नेस्तो नाबूद कर दिया गया। तो चलिए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा हबीब अख्तर साहब से। वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही राजनीति के जाने माने काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हबीब जी प्राइम टाइम डिबेट में। ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ज्ञान प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्राइम टाइम डिबेट में। और एफआई इस्माइली जी, नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो सबसे पहले इस्माइली जी के पास ही जाऊंगा। इस्माइली जी, काफी आज स्माइल है चेहरे पर और क्योंकि मौका भी है। सबसे पहले तो आपको जीत के लिए इतनी सारी बधाइयां, जितनी मेहनत आपने पिछले 1 या 1.5 साल से की है, क्या लगता है? सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय जाता किसे है और क्या कारण रहे जो आप मुख्य तौर पर मानते हैं कि आपकी जीत में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है? बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपका अभिनंदन करने का। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना प्रेम और इतना मैंडेट हमारे फेवर में दिया। ये आप देखिए, ये एक्चुअली ईमानदारी की और ये मुद्दों की जीत है। ये दिल्ली की और देश की जनता की जीत है। दिल्ली के बुनियादी मसले, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर जो है मैंडेट मिला है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है और चेहरों की राजनीति। दिल्ली की जनता ने एक और संकेत दिया है कि अब चेहरों की राजनीति जो है इस देश में नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो चलेगी केवल आम आदमी के मुद्दों की राजनीति चलेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब आप आम आदमी पार्टी की जीत कह रहे हैं, ये एक्चुअली में आम आदमी की जीत है, दिल्ली की जनता और दिल्ली में रहने वाले वासियों की जीत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वाकई आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं यहाँ पर, और क्यों ना हो, इतना बड़ा मौका है और इतनी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है। मेरा सवाल यहाँ पर ज्ञान जी से है। ज्ञान जी, क्या लगता है अब ऐसी स्थिति यहाँ पर आई है कि कह सकते हैं कि चिंतन की जरूरत है, आत्ममंथन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि लोकसभा के बाद में जिस तरीके से शानदार एक जो जीत का रथ था बीजेपी का वो शुरू था, लेकिन दिल्ली में आकर के थम गया, तो क्या कह सकते हैं कि दिल्ली इस बार बहुत दूर लगी? देखिए, पहले तो मैं जो जनता ने अपना मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हुए आत्मचिंतन की तो ज़रूरत है ही, लेकिन एक इस पूरे चुनाव में एक ख़ास बात ये रही है कि एक भीड़ ने केजरीवाल जी को वोट दिया है। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, तो मुद्दे उन्होंने अब तक सिर्फ सड़क पे बैठ के जो है प्रचार प्रसार किया है। अब वो सत्ता में आए हैं तो उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो वाईफाई भी लगवाएंगे और जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात तो आपकी तरफ से यहाँ पर कितने आप सहयोग की अपेक्षा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी तरफ से करती है? मतलब हमारा सहयोग हमेशा जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे हमेशा रहा है, लेकिन जो एक एनार्किस्ट अप्रोच है उसके विरोध में बीजेपी अपनी आवाज उठाती है। अब ये क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत है तो ये सब कुछ करने में सक्षम है। अब इनको ये कहने की गुंजाइश नहीं रहेगी
कि हम जी ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो अब ये जनता को करके दिखाएंगे और जनता उस हिसाब से अपना इनके बारे में तो चलिए देखते हैं कि अब आने वाले 5 साल में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार होगी, क्या कुछ परिवर्तन यहां पर दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। हबीब जी, पहला सवाल जो सभी के दिमाग में है, आखिर क्या गलती हुई बीजेपी की तरफ से, या फिर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे आम आदमी पार्टी के पास जो इतनी बड़ी जीत जिसके लिए शायद बड़े बड़े दिग्गजों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का झाड़ू चल जाएगा और दूसरे ऐसे साफ हो जाएंगे। ये बात किसी ने नहीं सोची होगी कि इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी को मिलेगी। हम भी चुनाव को सालों से देख रहे हैं, 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और आमतौर पे मेरा आकलन सही निकलता रहा है, जैसे कि 45-50 के बीच मैंने कहा था, लेकिन ये तो 67 पे पहुंच गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैं बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का चुनावी रण कौशल जो है और उनकी सोच और समझदारी जो है, उसकी वजह से ये 67 तक पहुंच गए। उसमें सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूं इस जगह पे पहुंचने के लिए, वो ये कि बीजेपी ने अपना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से एक कम्युनल कार्ड खेला। आखिर में वो कार्ड था जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी। उन्होंने बयान दिया अचानक कि सारे मुसलमान एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट दें। इस बात को आम आदमी पार्टी समझ गई कि इसका मतलब क्या है। उसे लगा, उसकी समझदारी बहुत साफ थी कि ये बयान को अगर ऑन कर लिया गया या इसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया तो दिल्ली के अंदर चुनाव कम्युनलाइज हो जाएगा और मुसलमान भी भ्रम में हो जाएगा कि ये मौलाना है, इनके साथ कब आ गए। नहीं, लेकिन सवाल ही तो यहां पर यह है कि जब ध्रुवीकरण को रोकने की कोशिश की गई थी और जब बीजेपी की, चलिए एक बार मानते कि ये सिर्फ बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी कि यहां जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो किया जाए, लेकिन इसको काउंटर करके कैसे अपने जो वोट है वो सेव कर लिया आम आदमी पार्टी ने। इस तरह से किया कि इसे मना किया। मना करने से एक संदेश टोटलिटी में गया समाज के अंदर, दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि अरविंद केजरीवाल अहमद बुखारी को नकार कर कम्युनल राजनीति को नकार रहे हैं। इसका असर न केवल मुसलमानों पे गया जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति के हिमायती हैं, बल्कि उन तमाम हिंदू तबकों में गया कि अरविंद केजरीवाल वास्तव में अहमद बुखारी से किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहता है। इसलिए वो आम आदमी की तरफ उनका रुझान बढ़ा और इधर मुसलमान भी अपने ऊपर ये कम्युनल होने का स्टिग्मा से बचा और वो सुरक्षित ढंग से उसने वोट किया। आम आदमी, इसमें कोई शक नहीं मुसलमान ने वोट किया, बल्क में किया। लेकिन वो जो बचा हुआ तबका था जो सोच रहा था कि वो आम आदमी को वोट दे या ना दे, आम आदमी पार्टी को जिताए या ना जिताए, वो भी एक साथ ही मतलब पूरा वो इसके साथ आ गया। चलिए उसके आने से क्या हुआ, ये समर्थन हबीब जी, मैं सुनामी में बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान जी, क्या लगता है यहाँ पर तमाम तरीके के हथकंडों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का यहाँ पर जिक्र है कि बीजेपी से जो ना हुआ सब कुछ यहाँ पर किया। ऐसा कोई हथकंडा नहीं है, चाहे आप कैंपेनिंग की बात कर ले, व्यक्तिगत राजनीति की यहाँ पर बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो, सांसदों की रैलियां हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो बीजेपी ने नहीं किया हो। इतना कुछ करने के बाद भी अगर प्रदर्शन यह है तो वाकई ये सोचने वाली बात है। क्या इसमें कारण मानते हैं यहाँ पर कुछ एक गलतियां हुई, कुछ एक नीतियों में खामी रही? नहीं, देखिए, नीतियों में कोई खामी ऐसी नहीं थी, लेकिन जैसा हमारे भाई ने कहा कि भाई ये कम्युनल कार्ड चला, देखिए बीजेपी का उस कार्ड से कोई लेना देना, कार्ड था भी या नहीं, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं था। ये दोगली नीति है आम आदमी पार्टी की। एक तरफ के काम आते रहे हैं, एक तरफ इतिहास रहा है, यही तो बात उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था। बीजेपी बाकायदा अपने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के लिए अपने खिलाफ उनसे जगह जगह पर भाषण करवाती रही है
कि ताकि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण वो हो वोटों का। इस तरह का उससे काम लेती रही है। लेकिन और वो लेकिन जब कांग्रेस के लिए जब ये सब हाँ, चीजें कही गई और इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर बुखारी ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं तो वाकई वोटों का पोलराइजेशन होगा। इस बात पर भी तो रिस्क है। अगर उनकी बात मानकर थोड़े बहुत वोट पड़ जाते हैं कांग्रेस या फिर आप में, तो ये तो फिर बीजेपी के लिए नहीं काफी पड़ता नुकसान ना, की बात है। उन्हें मना कर दिया, डिसोन कर दिया ना उनके बयान को कि हमें आपके उठता है। ज्ञान जी कुछ कहेंगे। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि इमाम बुखारी साहब ने आम आदमी के पक्ष में ही क्यों फतवा जारी किया, कांग्रेस के फेवर में क्यों नहीं किया? तो नहीं, इससे तो कांग्रेस की तो सभी जानते थे कि स्थिति इस बार क्या रहेगी। कांग्रेस की तो जानते थे कि कम से कम देखिए साहब, दो मुद्दे हैं। जहां पर नोट जाए, जहां पर वोट जाते हैं, वहां पे कम से कम काम तो आए थोड़े। आप दो मुद्दे कांग्रेस हैं, की तो स्थिति, दो मुद्दे हैं। जी। एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अलका लामा खुद क्या कहते हैं, इमाम बुखारी साहब के पास जाते हैं कि हमें वोट दिलवाइए। और बुखारी ने दूसरी इस बात तरफ का जिक्र भी किया था बिल्कुल कि जिक्र आम किया आदमी था। पार्टी के ही नेता उनके पास में आए थे और इस बात का जिक्र फिर किया वो था कि कांग्रेस समर्थन को किया न जाए। दे के आम आदमी को ही देते हैं। अब इसमें बीजेपी कहां से आ गई? नहीं, चलिए ये तो एक नहीं, स्टंट है। इन्होंने चलिए, दोगली राजनीति चलिए, खेली। मैं एक तरफ शाही संदेश इमाम पहुंचा के- दिया, दूसरी तरफ मैं शाही इमाम के मुद्दे पे नहीं, मैं उन सब मुद्दों पे यहाँ पर चर्चा चाहूंगा। अलकानाबा के बारे में जी। मैं, मुझे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जी, बताइए। क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं उसमें मैं उसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन मैं इतना तथ्यों के तौर पे बता देना चाहता हूं, जामा मस्जिद और जामा मस्जिद एरिया बाहर का पूरा अलका लांबा की चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और वोट मांगने के लिए हर आदमी को जो खड़ा हुआ है, किसी के पास भी जाने का अधिकार है। आप एडमिट उसे- करें। जिनमें उसे से कमना नहीं कर सकते। और उनमें जब से आप शाही इमाम उनको भी एक उनमें पक्ष के मौजूद लिए थे। कम्युनल भी कह आप रहे यहाँ हैं, पर एक कहना है कि वो पक्ष पूरे के एरिया में थे इमाम और बुखारी भी एक इसलिए उन्हें वोटर जाना है। पड़ा इमाम उनके पास में, बुखारी क्योंकि वो साहब उनकी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। क्यों नहीं इमाम जाएंगे? बुखारी चलिए, साहब के पास चलिए, आप चलिए, जाएंगे, ज्ञान आप जी। चुनाव लड़ रहे हैं, आप जाएंगे। चलिए ज्ञान जी कुछ इमाम कहेंगे। बुखारी करेंगे। इमाम बुखारी साहब के बिल्कुल पास जाना वो होगा। एक व्यक्ति की हैसियत से नहीं गए थे, वो गए थे एक कौम की एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उनसे मिलने कि आप हमें वोट दिलवाइए, आप हमारा फेवर कीजिएगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना ही नहीं। चलिए, बीजेपी का यहाँ पर शुरुआत से कहना है नहीं, कि सब जानते हैं इस उनका तरह क्या का आधार है हथकंडा यहाँ वहाँ पर नहीं पर। था। हबीब साहब यहाँ पर कहना है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर कि वहां पर उनका जी, क्या आधार है। लेकिन मेरा शुएब सवाल यहाँ पर इकबाल- हबीब शुएब जी इकबाल कम्युनल वहाँ से मुद्दे से 20 हट करके साल बात करेंगे यहाँ पर। हाँ। जो जिस तरह के फैसले यहाँ पर लिए गए, सबसे पहले जो तमाम तरह की नीतियां थी और पार्टी आला कमान की तरफ से जो कार्यकर्ताओं के ऊपर फैसले रखे गए थे, क्या वो कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर बोझ रहे? क्योंकि कार्यकर्ता एक ऐसे हैं जो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एफआई इस्माइल जी, आप कुछ कह रहे थे यहाँ पर कि जो तमाम तरीके के हथकंडे हैं, जिस तरह का जिक्र यहाँ पर बीजेपी ने भी किया हुआ है कि तमाम तरीके से कोशिशें हुई, लेकिन फिर भी प्रदर्शन वैसा ही रहा जिस तरह की उम्मीद नहीं थी। अभिषेक जी, जैसे हमारे अपने भाई ज्ञानचंद ने बोला अभी कि एक भीड़ ने वोट दिया। आम आदमी पार्टी के लोग अनार्किस्ट थे, दोगली नीति का उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। भगवान करे ये ऐसे ही बोलते रहे हैं और जनता को फायदा आपको संदेश मिलता रहेगा। देते रहे हैं। मेरा सवाल ही यहाँ पर ये था कि और बिल्कुल अब मैं आपको वही मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि देखिए, इस देश में दो बड़ी पार्टियां थी। एक पार्टी सीडो सेकुलर वाली पार्टी, इसको कांग्रेस कहते हैं आप, और दूसरी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को बोलती है, वो एक्चुअली नकली राष्ट्रवादी पार्टी है। इस देश में ये जो जनादेश आया दिल्ली का, इसमें बहुत गहरा संदेश है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि जनता ने इन दो पार्टियों को, जो सीडी सेकुलर पार्टी अपने आप को बोलती हैं और एक राष्ट्रवादी पार्टी बोलती है, उसको जनता ने नकारा है। जनता ने असली राष्ट्रवादी पार्टी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारों को साथ लेकर के, सारों को आम आदमी कह करके उनके मुख्य मुद्दे, उनके बेसिक मुद्दे जो हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के बदलाव के लिए वोट दिया है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तमाम दल अब आपके लिए कह रहे हैं कि वो आपकी सोच थी, लेकिन एक टाइम पे इसी सोच को अनार्किस्ट और जो एक प्रदर्शन करने वाली सोच का जिक्र यहाँ पर दिया जाए, तो ये सुर में चेंज हो गया अचानक, आपको लगता है? देखिए, सरकार आते ही बिल्कुल सब सुर बदल गया। अभिषेक जी, जहां तक प्रदर्शन की बात है, अगर हमारा प्रदर्शन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारा प्रदर्शन जो है निष्क्रियता के खिलाफ है, हमारा प्रदर्शन हर उन चीजों के लिए है जिसके लिए हमारी दिल्ली की जनता और देश की जनता जूझती है, वो प्रदर्शन हम करते रहेंगे और दिल्ली की जनता की लड़ाई और देश की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, सत्य की यहाँ पर लड़ाई के बारे में बात करें। ज्ञान जी, सबसे पहले मेरा सीधा सवाल है आपसे इसी मुद्दे पर, यहां पार्टी की हार हुई है और करारी हार है, यहां पर जिम्मेदार कौन? देखिए, जिम्मेदार का जहां तक सवाल है, ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा कि देखिए, पिछले अगर 8-9 महीने का कार्यकाल लिया जाए
तो पूरी देश में हमने 4 स्टेट जीते, दिल्ली 5वां स्टेट था। दिल्ली की राजनीति में एक पिछले 2-2.5 साल से एक नई चीज देखने को मिली कि यहाँ पे जो एक संगठन या जो पार्टी सत्ता में कभी नहीं रही, सड़क पे बैठ के कोई भी वादे कर रही है, कुछ भी सच या झूठ जो कुछ भी मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं और सामने वाले को झूठा ठहरा रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि ग्रोथ रेट चाइना के ग्रोथ रेट को बीट कर गया हिंदुस्तान का, वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, लेकिन दिल्ली के लोग तो सिर्फ दिल्ली की बात दिल्ली- जानते हैं। हम दिल्ली सिर्फ के ये लोग- जानते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पानी के बिजली लोग हमें दिल्ली सही और चाहिए, इंडिया में growth हमें rate- स्कूल अगर चाहिए, हमें सुरक्षा दिल्ली चाहिए। की- दिल्ली भी ये हिंदुस्तान चीज़ में है। है। आप दिल्ली देखिए भी ज्ञान जी हिंदुस्तान में गलती है। सुनिए, ज्ञान जी दिल्ली की गलती जनता यहाँ को पर रही। दुनिया की जरूरत आप है। जो केंद्र की नीतियां हैं आप उन्हीं का बखान दिल्ली में, अरे दिल्ली वालों को क्या मिलेगा? पीएम कभी भी सीएम नहीं बन सकता ना। दिल्ली देखिए, दिल्ली के लोगों के में- लिए आपने कुछ सोचा, विजन कुछ दिल्ली रखा? में- दिल्ली में चीफ मिनिस्टरशिप तो थी नहीं, जो कुछ भी था लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल था। अब उस लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में आप सारी चीज अगर भारतीय जनता पार्टी पे मर देंगे तो ये गलत है। ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। रूल किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है बताइए? ये एलजी इंडिपेंडेंट होता है, एलजी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप समझिए। चलिए मेरे मुद्दा हिसाब से मुद्दा LG दूसरा था, मुद्दे independent सब लोग body हट है रहे साहब। अगर ज्ञान मुझे जी, आप ज्ञान जी, मौका मैंने दें। यहाँ पर पूछा था हार की जिम्मे, अगर ये जीत होती तो क्या ये मोदी कलेक्टिव की जीत नहीं होती? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मोदी जी देखिए ये बहुत और बड़ा अगर हारे तो ये संगठन की होगी। ये शगुफा ये मगालता जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। दो मोदी जी सिर्फ दिल्ली के इलेक्शन में कैंपेन नहीं कर रहे थे। मोदी जी जहां जहां पे भी नेशनल पार्टी का इलेक्शन होता है वहां पे नेशनल लीडर्स जाते हैं। ये नई चीज नहीं थी दिल्ली के इलेक्शन में। अब इसको आप कह रहे हैं कि जी मोदी जी क्यों कैंपेन करने आए? अरे साहब, आपके पास अरविंद नहीं, केजरीवाल है हमने तो कभी वो वहां नहीं तक है। कहा। अब चलिए कैंपेनिंग यहाँ पर की है। आम आदमी मेरा पार्टी ने मेरा कभी नहीं मेरे कहा। सवाल का उत्तर नहीं है अब तक। ये संगठन की हार है या फिर किरण बेदी को एज एन सीएम फेस आपने रखा? इसके आगे कारण क्या रहा? ये कलेक्टिव बिल्कुल मैं आऊंगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी है संगठन मैं की यहाँ पर हार। आऊंगा हबीब जी। हबीब जी, क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से एक जो ट्रेंड रहा पिछले की दिल्ली में बीजेपी ने जब सीएम कैंडिडेट रखा है, यहाँ दिल्ली की हार हुई है, बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है, ऐसे में सीएम कैंडिडेट रखना बेदी को क्या ये नुकसानदायक रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो चीजें मुझे दिखती हैं बहुत साफ साफ। एक मोटे तौर पर भ्रष्टाचार, ईमानदारी, योजनाएं, बिजली, पानी सस्ता देने की बात सबने की, कम और ज्यादा लेवल पे। मोटे ढंग से एक आम आदमी अगर देखे तो चीजें दिखाई देती हैं कि सब एक तरह की बात कर रहे हैं मोटे ढंग से। लेकिन दो बड़े कारण बीजेपी के लिए जो ड्रॉबैक्स रहे, मैं मोटे कारणों पे ही जा रहा हूं। एक ये पैराशूट से किरण बेदी का चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार बनना, इससे यहां पर 40 वर्षों से जो कार्यकर्ता कार्य कर रहा था अपनी मानकर, अचानक उसको लगा कि चीफ मिनिस्टर तो कहीं से भी आ सकता है, मेरी मेहनत का क्या फायदा। अचानक पार्टी ज्वाइन करने वालों को, वो कांग्रेस से हो या किसी और पार्टी से नहीं, हो, क्या ये स्थिति तब भी रहती है हबीब जी? मेरा इसी से है जुड़ा। हाँ, अगर वो एक सामान्य कार्यकर्ता रहती बेदी और उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, तब भी क्या नुकसान इतना ही होता? उससे नुकसान नहीं होता। नहीं होता। उससे ये होता कार्यकर्ताओं के, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस तरह से पैराशूट लैंडिंग से एक पार्टी को यह नुकसान हुआ कि उसका कार्यकर्ता और उसके नेता हतोत्साहित हुए, उनके असंतोष रहा, वो पूरे मन से काम नहीं कर पाए। नए लोगों, अन्य नए लोगों को भी लाया गया, दूसरी पार्टियों से आए, कृष्णा तीरथ यहां पर आए, डॉक्टर शाजिया आए, वगैरह वगैरह कई लोग आए, उनको टिकट दिया, कुछ को नहीं दिया गया, लेकिन जिनको दिया गया उससे भी असंतोष हुआ, क्योंकि एक विधानसभा के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता मौजूद हैं, कांग्रेस की मौजूद है, सब पार्टियों को मौजूद होते हैं जो भी पुरानी हैं, उनको अचानक कोई बाहर का आकर वहां पर होता है तो बिल्कुल वो हतोत्साहित, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी रही वो है। आखिर तक अब रही यही है। मैं सवाल यहाँ पर जानना चाहूंगा, ज्ञान जी, क्या लगता है कि जो आला कमान की और खासतौर पर अमित शाह ने जो जिम्मेदारी यहां पर ली थी, क्या ये नीतियां ही थी या फिर जो प्लानिंग थी वो फेल हुई यहां पर? कि आपने अपनी तरफ से एक सोच एक अच्छी रखी कि आप एक साफ छवि के कैंडिडेट को आप अगर रखते हैं, लेकिन 90 घंटे के अंदर अंदर, ज्वाइनिंग के 90 घंटे के अंदर अंदर आप उसे सीएम फेस रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में और खासतौर पर जनता में किस तरह का मैसेज यहां पर जाएगा? क्या कुछ एक चीजें थी यहां पर? और जब आपको झारखंड में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, जब तमाम राज्यों में आपने मोदी के नाम पर अच्छा काम किया, अच्छा प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में ऐसे चेहरे की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अब उसमें अगर कोई शामिल होना चाहता है
तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो शामिल होती, सुनिए मेरी बात, अगर वो एक कार्यकर्ता होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। अगर वो ग्रास रूट पे काम करने को तैयार होती तो मेरे ख्याल से तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छी बात थी कि इतनी एक बड़ी और एक स्वच्छ छवि का कोई व्यक्ति है जो उनके साथ में जुड़ रहा है और बिल्कुल ग्रास रूट पे काम कर रहा है। लेकिन सीएम प्रोजेक्ट कर देना, देखिए ये किस तरह का मैसेज दिया? देखिए, जो सीएम प्रोजेक्ट करने का जो डिसीजन था वो भी यूनानिमस था, उसमें किसी में पार्टी में कोई किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं था। आपने देखा होगा इस विधानसभा चुनाव में कोई इस तरह का कैंडिडेट नहीं निकल गया है जिसने इस पक्ष से असहमति जताई हो। ये एक यूनानिमस डिसीजन था। शायद वो आला कमान का डर हो कि आप सामने सामने तो कह नहीं सकते, लेकिन आप नहीं, पीछे से होता उसे है। वार जरूर कर सकते हो। भारतीय जनता आप पार्टी वार तो कर ही सकते हो, आला कमान की आला कमान का डर रहता मैं है। जानता हूँ जी। लोगों में असंतोष था, नेताओं को मैं जानता हूँ। जी, नाराजगी थी, असंतोष नाराजगी तो थी, आम आदमी वरना पार्टी में और था। नाराजगी के बिना बट शायद शाजिया ये इल्मी हार आई, बीजेपी वहां पे को नहीं भी बनती असंतोष कभी भी। जी, नहीं, असंतोष शाजिया था। इल्मी आई, जी, उनको तमाम भी पार्टियों असंतोष था। का। चलिए इस्माइली जी, आखिर में इस्माइली जी कुछ कह रहे थे। गड़बड़ इस्माइली कर जी, गई बीजेपी, चलिए इस्माइली जी। तभी प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा कैंपेन के लिए। जैसा मैंने आपको कहा, ये समझने की भरोसा नहीं जरूरत रहा है, किरण बेदी पर। ये जीत नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव राजनीति की जीत है। आप देखें इस चुनाव से पहले जब आम आदमी पार्टी नहीं थी देश में, तो ये दो पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती थी, एक दूसरे को गालियां देती रहती थी, अनाप शनाप कहती रहती थी। जनता इन चीजों से ऊब गई थी। जनता को राजनीति में ये अब नहीं चाहिए। जनता को राजनीति में उनके मुद्दे पर काम के लिए जो पार्टी वादा करती है, जो ईमानदारी की बात करती है, जो अच्छी छवि की बात करती है, जनता को अब वो चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि जनता का अब मूड माहौल देश में बदल रहा है, उन्हें अब काम की राजनीति की जरूरत पड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी ने जो फोकस किया वो केवल मुद्दों पर फोकस किया। जनता के एक दिल्ली में हमने दिल्ली डायलॉग के नाम से पूरी जनता के बीच में गए, उनसे बात किया और उनसे राय मशवरा लिया। इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा और ये जो जनादेश है, ये पॉजिटिव राजनीति की जनादेश है और जनता अब इसी को आगे लेके बढ़ेगी। चलिए यहाँ पर, और खासतौर पर हबीब जी क्या लगता है जो केंद्र सरकार में जो नीतियां थी, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली इलेक्शन पे उन सभी नीतियों का क्या असर रहा, या फिर जो स्टेटमेंट्स अभी हाल ही के दिन में बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से आए हैं, या फिर जो ब्लैक मनी का मुद्दा था, क्या कुछ एक चीजें ऐसी थी जो हार के लिए जिम्मेदार रही? क्या उनका असर, जो कह सकते हैं ना कि उनकी एक छाप एक दिल्ली इलेक्शन पर पड़ी, क्या आपको लगता है? अब बिल्कुल लगता है और सही है। सर्दियों का मौसम है, इस मौसम के अंदर चुनाव हुआ है और कम से कम खाने पीने की, खेत से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, बागान से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो हर सर्दियों के सीजन में सस्ती हो जाती हैं। आम आदमी आसानी से हरी सब्जियां वगैरह खा पाता है, ले पाता है, इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन सब्जियों तक के भाव नहीं गिरे, यानी 40 रुपए किलो मटर मिल रहा है और इसी तरह से बाकी चीजों के भी रेट है, 10-10 रुपए किलो हो जाता था। तो मतलब सब्जी तक के भाव नहीं गिरे हैं, मिडिल मैन इतना हावी है और जो वायदे किए, जैसा आपने कहा कि वो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जाने की बात, ब्लैक मनी और स्विस में जो अकाउंट है लोगों का उसे ओपन करने और उसे सामने लाने की बात, महंगाई ब्लैक मनी भी क्या कहते हैं वापस, ब्लैक मनी पर भी चल रहा है काम, ये मान लेते हैं। ठीक है, चल रहा है, लेकिन कम हुई है, जीरो इन्फ्लेशन। मैं रेट बता रहा हूं, रेट तो तुलना कर लीजिए पिछले साल से। 8 महीने में 9 महीने में सरकार कार्य कर रही है। नहीं, हर हथेली पे सरसों नहीं जमती। ज्ञान जी, यही तो समस्या रही। सुनिए, जब आप एक प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं तो लोगों में धैर्य कम होता है, लोगों को जल्दी काम चाहिए होता है। 8 महीने सरकार के लिए एक छोटा कार्यकाल है, लेकिन जनता के लिए 8 महीने है वो। 20 रुपए पेट्रोल जनता को उम्मीदें बहुत हो जाना। मौसमी सब्जी सस्ती होती है, मौसमी फल सस्ते होते हैं, हर मौसम में सस्ते होते हैं, इस बार नहीं हुए, इससे जनता को शिकायत है। इसके अलावा दिल्ली का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मदन लाल खुराना के नेतृत्व में जो जीता, उसमें इन्होंने वायदा किया था दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। उसे कहकर आए, मदन लाल खुराना नहीं दिला सके। उसके बाद गवर्नमेंट भी रही, सेंटर में भी रही और फिर सेंटर के अंदर गवर्नमेंट है। अभी भी दिल्ली को राज्य किस रूप में देंगे इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये लोगों तक ये सब बातें जाती हैं। चलिए, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मूड है, हबीब जी आपका यहाँ पर मानना है कि कहीं ना कहीं जो मूड है, शायद उस मूड को समझने में बीजेपी यहाँ पर बात करेगी। ज्ञान जी,
जिस तरीके की लहर का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की आंधी आई चुनाव के दौरान भी, और उसके बाद में जो 4 राज्य में जो स्टेट के इलेक्शन हुए, असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमाम राज्यों में एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी ने किया। लेकिन दिल्ली में आपको जरूरत महसूस हुई और दिल्ली की जनता ने ये दिखा दिया कि यहां पर चेहरे से नहीं, यहां पर आपको काम करना ही है। तमाम वायदे नहीं, यहां पर आपको ग्रास रूट पे उतर करके काम करना ही होगा, चाहे आप कितने भी बड़े चेहरे हो। ये चीज एक जताने की कोशिश की, और साथ ही साथ जिस तरह की उम्मीदों का जिक्र मैंने किया था कि जनता को उम्मीदें आपसे बहुत थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चेहरे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। नहीं, यही तो मेरा सवाल है कि क्यों आखिर, देखिए, नहीं, नेतृत्व एक चीज है, नेतृत्व। ज्ञान जी, मेरा सवाल समझिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के लिए जानी जाती है, अपने मुद्दों के लिए जानी जाती है। आपने क्या कहते हैं, आम आदमी 4 राज्यों में विकास का मंत्र दिया था। सुनिए, आपने तमाम राज्यों में विकास का मंत्र दिया था, नरेंद्र मोदी का चेहरा आपने फ्रंट रखा था। मेरा सवाल सिर्फ यही है, जब तक वो पॉलिसी काम कर रही थी तब तक करी थी, दिल्ली में आकर के उस विकास के मंत्र को और उस जो एक स्टार प्रचारक को आपने सामने रखा, आखिर कहां आप कह सकते हैं कि यहां पर कमी रही या फिर हार के पीछे? नहीं, ये झूठे प्रचार का परिणाम है। एक झूठा प्रचार किया गया कि साहब महंगाई नहीं कम हुई, बताइएगा। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी, तो आपका यहाँ पर कहना है कि बीजेपी अपने जो अच्छे काम थे वो जनता के सामने रख नहीं पाई, आपका कहना है? मतलब आपने काम किया, इस पे हम आत्मचिंतन करने की जरूरत आपने है कि हम, और यही सवाल लोकसभा में, यही उत्तर जो आज आपका है, ये कांग्रेस का उत्तर था जब लोकसभा में जब उनकी हार हुई थी कि हमने साहब काम तो बहुत किया 10 साल में यूपीए ने, लेकिन हम जनता के सामने रख नहीं पाए। और अरविंद केजरीवाल ने जो काम नहीं किया वो भी जनता के सामने उन्होंने कैसे रख दिया? यानी कि जो कैंपेनिंग है उसमें बहुत ज्यादा फर्क हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी का अभी तक, और दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल का मतलब सेंटर का रूल, और दूसरी बात है नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार है और 2 साल से ऊपर हो चुके हैं उस सरकार को, और नगर निगम एक तरह से स्थानीय सरकार होती है, उसके पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो दिल्ली का नक्शा बदल दें, साफ सफाई, टैक्स और आपका खान पीन सब कुछ उसके पास है, और सबसे बड़ा रकबा, सबसे बड़ा क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के पास है। और नगर निगम अपने सफाई के कार्य में भी कामयाब नहीं रही है। आप अभी जाकर देखिए, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, लेकिन आप सघन बस्तियों में चले जाइए, पुरानी दिल्ली के अंदर चली जाइए, तो हालात मतलब वही के वही है। तो आपका यहाँ पर मानना है कि जो स्थिति है वो बिल्कुल है। यहाँ इस्माइली जी से मेरा सवाल है, इस्माइली जी जी बिल्कुल, इस्माइली जी क्या लगता है यहाँ पर जिस तरह के वोट बैंक का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, खासतौर पर ये बात लगातार बीजेपी की तरफ से आ रही है कि कांग्रेस ने इस बार जम के फाइट नहीं की। अगर कांग्रेस ने फाइट की होती तो आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान होता है, क्योंकि लगभग दोनों पार्टियों का वोट बैंक सेम ही है। झुग्गी झोपड़ी का जिक्र किया जाता है, यहाँ पर जो रिक्शा वाली जो आपकी बेल्ट है वो है, गरीब लोग जो है, या फिर कह सकते हैं कि जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है थोड़ा बहुत, वो दोनों के लिए सेम ही वोट बैंक था। लेकिन कांग्रेस ने इस बार खींचा नहीं और आम आदमी पार्टी ने पूरा अपना झोली में डाल लिया। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है अभिषेक जी कि कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज था वो 15% था, पिछले विधानसभा चुनाव में 24.5 था, जो घट के 15% हो गया था। कांग्रेस को इस इलेक्शन में अभी जो रिजल्ट आया आज के डेट में, उसमें कांग्रेस को 10% वोट मिला है। इसका अर्थ ये होगा कि कांग्रेस का केवल 5% वोट जो है आम आदमी पार्टी के पास आया। दूसरी ओर आप अगर देखें, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 47% वोट मिला था, और इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट मिला है। इसका मतलब कि करीब 14% वोट भारतीय जनता पार्टी का खिसक करके आम आदमी पार्टी में आ गया। अगर दोनों को जोड़ते तो 19% होता है, उसको आप ले लें तो 33% प्लस 19 अगर जोड़ते हैं तो करीब 52% वोट आता है। 2% वोट हमें अन्य पार्टियों को मिला, जो 54% वोट हमें मिला है। तो ये क्लियर कट ये कहना कि कांग्रेस तो भाई 15% पर पहले से थी, तो उसमें कौन सा बड़ा जनाधार कांग्रेस के नहीं, पास लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप ये चीज तो मानते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक जो कांग्रेस ने सेट किया हुआ था वो पूरा खिसक करके एक साथ में पार्टी के पास आ गया, आपके पास में। आप ये चीज मानते हैं यहाँ पर, खासतौर पर जो कि अल्पसंख्यक वोट बैंक है या फिर जो झुग्गी झोपड़ी है, ये तमाम ऐसे वोट बैंक थे जिन पर से आपने पकड़ ढीली नहीं की। 2013 के बाद से लगातार आपकी मेहनत थी, आपका काम था, चलिए जो भी है, लेकिन आपने ऐसे वोट बैंक को हमेशा अपने पास में सहेज करके रखा। ये चीज मानते हैं?
आपको ये समझने की जरूरत है कि इस देश में दो चीजें हैं। इस देश में जो बंटवारा है वो दो लोगों का है, एक लूटने वाले का है, एक लूटने वाले का है। जो लूटने वाला है उसमें सभी लोग हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी, सभी लोग उसके अंदर है। गरीब लोग, गरीब जनता जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, आम आदमी जो इस देश का, वो लूटने वाला है। और लूटने वाला एक खास तबका है। तो एक पार्टी जो है वो एक दलाली का राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने, उस दलाली के राजनीति करने वालों को आम आदमी पार्टी जनता ने, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। ये संदेश बहुत क्लियर है और इसके बहुत माने हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है। इस टाइप का चुनाव और इसका जो परिणाम आया है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है और आने वाले और अलग अलग स्टेट में इसका जो है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए, आने वाली आपने राजनीतिक, लेकिन एक अच्छी बात है, अगर आम आदमी पार्टी का पर कहना है कि एक स्वच्छ राजनीति और एक साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत है, तो ये शायद पूरे देश के लिहाज से एक अच्छी बात है। आने वाले इलेक्शंस का यहां पर जिक्र किया जा रहा है। हबीब जी, अब बिहार में इलेक्शन है, क्या लगता है कि वहां पर एक चेहरे से चल जाएगा काम, कि इस बार पॉलिसीज आपको चेंज करनी पड़ेगी? क्या लगता है हबीब जी? आम आदमी पार्टी को नहीं, हाँ। बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए क्या कुछ चेंज करना पड़ेगा? बीजेपी के लिए तो चुनौती बन गया है, क्योंकि बीजेपी वही पार्टी है जो दिल्ली में सातों की सातों संसदीय सीटों पर जीती और थंपिंग मेजोरिटी से जीती। लाख से ऊपर मतों से हर उम्मीदवार जीता। लेकिन वही इतने दिनों के बाद, 9 महीने बाद, जी, हालत ये हो गई कि गिनती के 3 रह गए विधानसभा के अंदर। यानी बीजेपी ने जो ख्वाब दिखाए या जो मुद्दे बताए, जो काम करने को कहा, उन कामों को वह उस तरह से जो अपेक्षाएं थी पूरा नहीं कर पाई है। इसलिए बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उसने जो कुछ किया था उससे जनता को शिकायत है, तो उसे पूरा वो किस तरह से करे। और दूसरी बात है, बिहार के अंदर बिहार की राजनीति अलग है, उसे उस हिसाब से सोचना होगा। अभी मांझी प्रकरण में बीजेपी काफी एक तरह से बदनाम हुई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मांझी ने विद्रोह बीजेपी की वजह से के किया। साथ में कहीं ना कहीं कॉर्नर भी यहाँ पर दिखाया कि सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया बीजेपी के लिए। उसकी वजह तो आपको कहना है कि हर एक राज्य में, हर एक इलेक्शंस के दौरान नीतियों में तब्दीली चाहिए। ज्ञान जी, ये बात बिल्कुल, ज्ञान जी, ये बात दिल्ली ने एक बिल्कुल साफ साफ कह दी है कि पीएम के तौर पर मोदी या फिर जो केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है बीजेपी, उसे राष्ट्र तक ही रखा है, लेकिन दिल्ली में हमें कुछ और चाहिए। दिल्ली में हमें वो चाहिए जो दिल्ली के ग्रासरूट को या फिर जो यहाँ की जो एक मूलभूत दिक्कतें हैं उन्हें यहाँ पर जानता हो। क्या ये एक कमी रही कि आप सीधा तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए यहाँ लोगों से? तमाम कोशिशें तो की आपने। देखिए अभिषेक जी, केजरीवाल जी ने अब तक, चाहे वो सत्ता में रहे हो 49 दिन की, चाहे बाहर रहे हो सत्ता के, उसमें उन्होंने धरने प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं किया। अब पहली बार ऐसा मौका आया है जब वो प्रचंड बहुमत के साथ असेंबली में बैठे हैं, तो कम से कम अब ये तो है उनके पास कोई बहाना नहीं होगा। तो कम से कम विपक्ष में, हाँ, तो अभी पसंद किया है ना, अभी सत्ता में बैठे हैं, नहीं है, अभी सत्ता में बैठे हैं, ला दिया। ज्ञान जी, चलिए, अब तो विपक्ष में भी कोई नहीं है, मतलब खाली 3 ही सीटें हैं, अब वो एकदम फ्री है, अब वो फ्री हैंड है। हाँ, अब उनको जैसे चाहिए खेलेंगे। अब जो है, अब उनका जनता पूरी तरह से एनालिसिस करेगी कि जो इन्होंने कहा वो करते हैं या फिर धरना प्रदर्शन नहीं करते। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं सत्ता में बैठने के बाद तो फिर कैसे केजरीवाल के अब जनता देखेगी ना उस चीज को, और तरीका देखिए धरने प्रदर्शन में केजरीवाल को समझना पड़ेगा। और केजरीवाल जी को बीजेपी समझी समझना होगा। इसी तरीके से अब बातों से काम नहीं चलेगा। अब बातों जिक्र किया था, लेकिन इसी बात का फायदा मिला इस बार आम आदमी पार्टी को। ज्ञान जी, आप ये मत भूलिए, सुनिए, देश की जनता, आप लोग मेरी, देश की जनता ने हमेशा से एक कह सकते हैं कि एक जो अंडरडॉग है या फिर जो एक बेचारा किस्म की छवि है जिस पर सारे हमले करते हैं, देश की जनता ने उसे बहुत प्यार दिया है। लोकसभा चुनाव में मोदी जी एक ऐसे थे जिन पर तमाम दलों के हमले थे, सारी चीजें थी कि एक चाय वाला का बेटा है, सारी चीजें, वो एक सहानुभूति का वोट था, वो एक जनता का प्यार था जो लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को मिला। आज उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल थे, जब बीजेपी ने लगातार उन पर एग्रेसिव, कांग्रेस ने उन पर तमाम तरीके की मतलब भगोड़ा कहा, सारी चीजें कही, ये एक सहानुभूति जनता के सामने बन गई उनकी, और जो जनता ने उन्हें मौका दिया। बाजारू भी कहा। नहीं, देखिए अभिषेक जी, आप ये देखें कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से वादे किए गए, वादे ये हुए कि देश की जनता को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारों को,
हमेशा यूथ की बात होती है। इन्वेस्टमेंट पिछले हुआ है? 9 महीने में इन्वेस्टमेंट हुआ है? एक भी यूथ को अगर नौकरी मिली पूरे देश में इस सरकार की वजह अब से ये आप को बताएं। प्रचार है, हाँ, ये इतना कुप्रचार हैवी है। अब आप इन्वेस्टमेंट तो जापान से दिया हुआ है, है, इससे नौकरी नहीं लगेंगी। तो शायद ये अब कह सकते हैं कि कुप्रचार है। बीजेपी अपनी कैंपेनिंग या फिर जो अपनी नीतियां थी वो जनता के सामने ठीक अभी से नहीं शुरुआत रख है पाई। और- चलिए हबीब जी मेरा सवाल यहां पर यह, लोकसभा चुनाव के दौरान जब बीजेपी ने सातों की सातों लोकसभा सीटें जीती थी, उसके बाद अब शायद उस वक्त सोचा नहीं था कि विधानसभा में बीजेपी की स्थिति ये हो जाएगी, लेकिन चलिए वो एक दूसरी बात है। लेकिन कम से कम जिस तरीके का क्लियर मैंडेट अब दिल्ली की तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये कह ले कि लोग अब नहीं चाहते, कि लोगों को बहानेबाजी नहीं चाहिए कि साहब विपक्ष ने नहीं किया, समर्थन के जो दल थे उन लोगों ने साथ नहीं दिया, अब आपको कहते हैं लीजिए पूरी असेंबली आपकी है, काम कीजिए, हमें 5 साल में काम चाहिए। इस बार जनता ने ये सोच लिया कि टूटी फूटी या फिर हंग से इस बार काम नहीं चलने वाला, हाँ, ये कह सकते हैं हाँ, कि जनता का मूड चेंज हो गया अब। ना जनता जिस तरह से केजरीवाल जी ने ये स्वीकार किया कि उन्हें सरकार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था, और ये भी बताया कि मैं सिर्फ 28 सदस्यों के साथ विधानसभा के अंदर आपका मुख्यमंत्री था, इसलिए भी मुझे जाना पड़ा, तो जनता को ये एहसास हुआ कि ऐसे हम किसी को अगर भेजेंगे तो वो हमारी सेवा नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने कहा लो सब कुछ देते हैं, इतना दिया अब तुम कि काम आज करो। तक पूरी दुनिया में, पूरे देश में कहीं किसी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला। और बड़ी अफसोस की भी बात होगी कि विधानसभा और वहां विपक्ष नहीं। जी यही तो सिर्फ सवाल 3 है, लोग। यही तो सवाल है हाँ। कि अब विपक्षहीन अगर हाँ। विधानसभा होती है कौन चेक कौन तो करेगा? उसका चेहरा क्या होगा। मान लीजिए कल को कोई ऐसा प्रस्ताव कौन है जिसमें करेगा? खामी है, हाँ। या फिर जिसमें कुछ एक हम लोग कह सकते हैं कि उसमें चेंजेस की जरूरत है, अब कौन आवाज कौन उठाएगा? हबीब जी 3 लोग हैं सिर्फ। नहीं, 3 लोग हाँ, नहीं और है, सिर्फ 3 विजय लोग से नहीं गुप्ता है। हैं, जिस जिनको- जनता जिनके पास- जी, ज्ञान जी। जिस जिनके जनता पास- ने इनको ज्ञान 67 जी कह रहे सीट हैं। दी जी। है वो जनता है, और सड़क पे क्या कहते हैं, राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी उसके लेकिन लिए। लेकिन असेंबली में जो कुछ प्रस्ताव है या फिर जो तमाम कार्रवाई है यहाँ पर, हालांकि अरविंद जो केजरीवाल कुमार की विश्वास है राजनीति इनके नेता, करते हैं सुनिए, तो उस पे ऐतराज कुमार होता है। कुमार ये कह रहे हैं कुमार हम विश्वास का देखिए, जो भारत स्टेटमेंट था ये क्या बात हबीब जी, हुई? भारत के उनका यहाँ पर कहना प्रजातंत्र था की- कि अगर 7 से कम सीटें भी आई हैं तब भी हम चाहेंगे कि विपक्ष का दर्जा हम बीजेपी को देंगे। तो कम से कम एक बड़ा दिल यहाँ पर उन्होंने दिखाया नहीं, है। ये कुमार दिखाने के विश्वास दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं, लेकिन एक चीज नहीं, है, कहा है तो देखिए विपक्ष का तो दर्जा आपके पास में नहीं था। एक चीज मैं सुनिए, कहना चाहूंगा सुनिए, अभिषेक जी, आपको विपक्ष के लिए कम से कम दिल्ली की 7 जनता सीटों की सुन रही जरूरत थी, है वो आपके पास हाँ, में वो- नहीं है। वो हम स्वीकार लेकिन करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग 3 पे भी आपको मान लिया विपक्ष ने। हाँ ठीक है, बड़ा दिल दिखाया है। केजरीवाल नहीं, बड़ा की और हर छोटे बात दिल की बात को नहीं है इसमें। संदेह ये की तो दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। विपक्ष में जब हम 2 ही पार्टी है ये विपक्ष को अब समझना चाहिए असेंबली कि में, ये चलिए कांग्रेस के पास तो खाता भी नहीं खुला, तो 2 ही चलिए, असेंबली चलिए है ये तो चीज मान सकते ऑटोमेटिकली हैं। विपक्ष नहीं, हो गए। मेरा सवाल यहां पर यही था कि अगर कोई कार्रवाई होती है जिसमें आपको नाराजगी है या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ एक चेंजेस की जरूरत है, उस बात को आप रखेंगे कैसे? अब उसको पूरा का पूरा देखिए- इतना भारी पक्ष हो जाएगा कि विपक्ष उसके सामने फिर कैसे? देखिए, वही मैं कहना चाहूंगा कि भारत की जो जनतंत्र है उसकी एक खूबी ये है, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था सिंहासन खाली करो जनता आती है, जिंदा कौम है 5 साल तक इंतजार नहीं करती। मोदी जी के लिए 9 महीने में उन्होंने हंगामा मचा दिया, इनके लिए देखते हैं। चलिए तो आपको अच्छी लगता है बात कि है। 5 या 6 अभिषेक महीने जी, में पूरी तरीके से मामला साफ हो जाएगा? बिल्कुल साफ हो जनता जाएगा, की जो उम्मीद है अगर वो और सड़क पे लड़ाई होगी। नहीं दिखी तो फिर जनता का फिर हाँ, गुस्सा वो फिर से फूटेगा। यही सर अच्छा, इस्माइली जी कुछ कह रहे थे, अच्छी इस्माइली जी। बात है, ज्ञान जी ने ये स्वीकार किया कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो उसके लिए जनता ने हंगामा कर दिया, इतना बेहतरीन नहीं, जनादेश दिया। मैंने कहा और स्वीकार दूसरा, किया मेरी था, बात सुन हम लीजिए तो सर। 4 अरे स्टेट मेरी जीत बात के सुन लीजिए, बैठे, मैंने बीच में नहीं आप बोला। सिर्फ दिल्ली की बात मेरी कर रहे हैं, बात 4 सुन स्टेट लीजिए, ज्ञान जीत जी के की बात बैठे। सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला। दूसरा इन्होंने ये कहा कि जनता का काम अगर नहीं होगा तो जनता धरना प्रदर्शन पर आएगी। मोदी जी तो देश कम की से कम जनता को स्वीकार रिप्रेजेंट तो करते हैं। किया कि डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। ये एक अच्छी संवैधानिक बात राइट है आपका। कुछ चीजें हमारी सीख रहे हैं। धरना प्रदर्शन की ज्ञान धरना जी, प्रदर्शन तो बहुत अच्छी देखिए, बात है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से धरना प्रदर्शन करती आई है, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं की हमने हमने सच्चे मुद्दों पे की। आपने जनता को कहा, ज्ञान जी, लेकिन जनता ने अभिषेक जी इसी राजनीति से इन्होंने जनता को कहा, आप ये चीज मान लीजिए, इन्होंने आप ये चीज जनता मान को कहा कि लीजिए, वाईफाई लगाएंगे। अनार्किस्ट का आप तो आप इस्माइल जी समय तो बताइए कब दीजिए। वाईफाई लग रहा है फ्री? तो चलिए दिल्ली में। अभी तो सरकार का गठन तक नहीं हुआ है, अब सब्र तो कीजिए, आप तो बिल्कुल तैयारी में बैठे हुए हैं। चलिए हबीब जी, राजनीति के लिहाज से सबसे नुकसानदायक चीज ये होती है विपक्ष का खत्म हो जाना। कांग्रेस मुक्त भारत का जब नारा दिया गया था, अगर सवाल ये उठता है कि जब विपक्ष ही नहीं होगा तो विरोध कौन करेगा, या फिर विरोध चलिए छोड़िए, लेकिन आपके प्रस्ताव में या फिर आपकी सोच में कुछ एक चेंजेस की जरूरत होती है, फिर वो कौन लाएगा?
तो क्या हम ये चीज कह लें कि आम आदमी पार्टी विपक्ष और पक्ष दोनों की भूमिका में रहेगी अपने में ही? जी नहीं, मल्टी टैलेंटेड है नहीं, सारे ये विधायक। तीन लोग हैं, मल्टी टैलेंटेड तीन लोग हैं, सही कहा आपने। नहीं, तीन लोग हैं, जी। तीन लोग हैं बीजेपी के। इनको अपनी भूमिका को मुखर करना होगा, इन्हें होमवर्क ज्यादा करना होगा, इन्हें काम ज्यादा करना होगा, और विधानसभा में आने वाले प्रस्तावों को, रेजोल्यूशंस को और एक्ट्स वगैरह जो पास होते हैं, कानून जो बनते हैं, उसके ऊपर पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर उसके हिसाब से देखिए, भारतीय उसमें जनता पार्टी के साथ आलोचना समय सिर्फ है, MLA नहीं है, 2 करोड़ जनता है। चलिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो ठीक है, 67 लोग लेकिन आ गए हैं। जनता हाँ, ठीक है। विधानसभा में फिर कैसे आएगी? अभी तो चलिए, शुरुआत इस्माइल है। जी से मेरा यही सवाल है। इस्माइल जी, क्या लगता है थोड़ा पक्ष सा विपक्ष में हमें दोनों में realistic होना अरविंद चाहिए। केजरीवाल की पार्टी जिंदाबाद, तर्कसंगत होना चाहिए। पक्ष में रहा तो ठीक है, नहीं तो अभी चुना है, मतलब कहीं इसलिए एक वो जनता ने 67 लोगों को- अंतर्द्वंद की स्थिति तो नहीं आएगी कहीं की नहीं, साहब डेमोक्रेसी खुद ही का प्रस्ताव दिया और खुद ही पे नाराजगी? अभिषेक जी, डेमोक्रेसी में एक जरूरी है कि एक प्रतिपक्ष होना चाहिए, अपोजिशन होना बिल्कुल चाहिए। जरूरी बात है। और मगर दिल्ली की जनता ने एक जनादेश दिया है, तो अब हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हमें 67 सीट आ जाएगी, मगर हम शुक्रिया अदा करते हैं दिल्ली की जनता का, उनका इतना प्यार मिला, हम उनके लिए आभारी हैं। तो अब अपोजिशन की जहां बात आती है, वहां पर तब होता है जब आप कोई काम गलत करते हैं या कोई काम ढंग नहीं, से देखिए करते ये हैं। चीज नहीं, केजरीवाल जी कोई गलत काम नहीं करते इनके सरकार लिए। सारी की सारी चीजें इस बात से मैं ताल्लुक नहीं रखता कि आपको कहना हो कि हमने जितने फैसले लाएंगे, जितने प्रस्ताव लाएंगे, सारे बिल्कुल सही है या फिर किसी में भी सुधार की गुंजाइश नहीं। हो सकता है कि उनमें कुछ एक चेंजेस की जरूरत हो, लेकिन वो लाएगा कौन, वो बताएगा कौन? नहीं, अब 3 MLA बीजेपी के या फिर आप ही के अपने खुद के लोग? तीन नहीं, ये बड़ी- विधायक हैं, उनका रोल रहेगा कि भाई वो एक उसमें बात जो मैं है, कहना तो आपको लगता है कि हाँ, इतने सबके बाद में एक तीन बड़ी- लोग अपनी बात यहां पर रख पाएंगे? हाँ, अभी जैसे जानते हैं एक बड़ी भयावह सी स्थिति है जी, यही चीज मैं कह रहा हूं कि यार तस्वीर नहीं, क्या होगी? सिर्फ आप 67 और 3 की बात कर रहे हैं, जी। मैं इसके बीच की बात में आ रहा हूं कि पुराने एमएलए है ही नहीं इसके अंदर जी, और ज्यादातर जिनको- नए नए जिनको जी, विधायी कार्यों का अनुभव हो। अरे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, है ना। कितने हैं? अरे साहब साहब तीनों के तीनों पुराने MLA हैं, आप जानकारी लीजिएगा, ये तो गलत कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी हैं, जगदीश समझिए प्रधान तो- तीसरे। हाँ तीनों अरे पुराने मैं हैं। ऑन द होल की बात कर रहा हूं, 70 सदस्य का सदन है। आम आदमी और- पार्टी में से ज्यादातर नए चेहरे हैं जिन्हें और मौका मिला। आम आदमी पार्टी में तो कोई भी आ सकता है ना। आम आदमी पार्टी में, हाँ, किरण बेदी की तरह से। तो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो ज्यादातर अनुभवहीन हैं, और जितने लोग दोबारा चुनकर आए हैं उन्हें कुल 49 दिनों का ही अनुभव है थोड़ा बहुत है मतलब विधानसभा का। जी। इसलिए केजरीवाल के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। नहीं, वो पिछली बार की तरह वर्कशॉप्स की बात भी यहाँ पर की जा रही है नहीं, कि नहीं, क्योंकि पिछली बार भी वर्कशॉप और सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर वो राजनीति से उठकर एक वर्कशॉप की यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात यहाँ पर जिक्र की जा रही है। जी, बिल्कुल। वर्कशॉप की बात बता रहा हूँ जी, कि जी। वर्कशॉप करवाने वाले विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो इस पार्टी को छोड़ के MS धीर साहब जी, वही। बीजेपी में चले गए और वो हार गए भी चुनाव। चलिए, तो कोई और ही जिम्मेदारी लेगा। वो भी नहीं था। हाँ, चलिए, करेगा, मानते हैं कि कोई और तो ये बड़ी जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी आ गई। ये चलिए। सीखने वाला मामला है और अभिषेक सिखाने जी- वाला मामला है। इसके लिए स्पेशल क्लास चलानी होगी और तभी मतलब बोल पाएंगे लोग। जिम्मेदारी यहाँ पर बनी। जी, अभिषेक इस्माइल जी, जी, कुछ कह आप रहे थे। इस बात को समझने की जरूरत है कि अभी अपने हबीब भाई ने कहा अनुभव की बात, अनुभव को ही लेकर के किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में CM कैंडिडेट लेकर के आई थी। अनुभव का ही वो उनका डंका पीट रही थी। दिल्ली की जनता ने ये अनुभव की चीजों को नाकार दिया है। दिल्ली की जनता ने नियत पर और नेक नियति पर वोट दिया है। इस चीज को समझना जरूरी है। अनुभव आप देखिए, नहीं, हमारे विधानसभा जितने के कार्यकर्ता अनुभव मैं कर है, रहा था। अनुभव की कोई जरूरत नहीं नहीं, होती सर, अभिषेक सरकार में जी, नियत की अभिषेक जरूरत जी, होती है। विधानसभा अनुभव बहुत है, ज्ञान भी बहुत अलग है। आइडियाज है, बिल्कुल डिफरेंट विधानसभा होता है। कैसे जी। चलती है, ज्ञान जी, उसमें कुछ कह रहे सवाल हैं। कैसे उठते ये- हैं, जी। उसमें जवाब कैसे दिया जाता है। चलिए, उसमें वो आप resolution अभी कैसे राजनीति आते के हैं। पूरे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान जी कुछ कह रहे हैं। हाँ। एक दिल्ली की राजनीति में विधानसभा के अनुभव की बात कर प्रयोग रहा हूं है, मैं। एक नया एक्सपेरिमेंट है। हाँ, किसी को ऊपर और उस otherwise टिप्पणी नहीं है एक्सपेरिमेंट ये। पे जनता अगले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये बहुत ही गौर करने वाली चीज है। बिल्कुल, और इसका इंतजार है। लेकिन हबीब साहब, यहां एक ऐसा कदम है बीजेपी का जिसकी आलोचना अब की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की हार है, कि जो सिटिंग MLA थे या फिर जो जिताऊ प्रत्याशी थे उनको दरकिनार किया गया, तवज्जो उन्हें नहीं दी गई, और ये आंतरिक गुटबाजी का एक बड़ा कारण रहा जो बीजेपी की हार में एक मुख्य भूमिका के तौर पर। क्या लगता है? गिरना एक बड़ा कारण हो सकता है बस इसमें, लेकिन जीतना तो यहाँ पर आम नहीं, क्या आदमी पार्टी गुटबाजी का थी तय या था। फिर आला कमान की जो नीतियां गुटबाजी थी जो से- सिर्फ कार्यकर्ताओं के गुटबाजी से सामने रख दी गई थी? परसेंटेज ऑफ वोट गिरा है,
परसेंटेज ऑफ वोट गिरा है, निष्क्रियता रही है पार्टी के अंदर, प्रचार के अंदर वो तेवर और वो चमक नहीं आई है बहुत सारी जगहों पर। लेकिन आप ये कहें कि सिर्फ इतने भर से ये आम आदमी पार्टी 67 के स्थान पे पहुंच गई। मैं तो कारण तो इसमें काफी सारे रहे हैं। हाँ, मैं आपसे ज्ञान जी से जानना चाहूंगा। ज्ञान जी नीतियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। मौजूदा पार्टी के प्रति जो आकर्षण था जी, और उसके किए गए जो वायदे थे और जो मुद्दे उसने 49 दिनों के अंदर उठाए थे और जिस तरह से भ्रष्टाचार रुका था, ये सच है, इसे सबको मानना चाहिए कि इसीलिए तो जनता ने मौका दिया, इसलिए तो मौका दिया। ज्ञान जी क्या लगता है यहाँ पर जो कारण रहे थे नीति का, जो सिटिंग प्रत्याशी थे या फिर जो एक बड़े चेहरे थे, जिस तरीके से आपने लास्ट टाइम पे सीएम कैंडिडेट यहाँ पर रखा है कि किरण बेदी को, सतीश उपाध्याय, जगदीश मुखी, बड़े ऐसे नाम थे जिनकी छवि अच्छी खासी थी और राजनीति के बड़े माहिर थे सारे लोग। ऐसे में जनता के सामने एक मैसेज गया जो उनके कार्यकर्ताओं में है, उनमें नाराजगी हुई, या फिर जो मौजूदा जो जिताऊ कैंडिडेट पे उन पर दाव नहीं खेला, इसको लेकर के नाराजगी हुई है, या ये चीज आप मानते हैं कि जो केंद्र की जो नीतियां थी जो आप पे थोप दी गई, बस वो आपको फॉलो करनी पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खास बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाईकमांड कोई नीति थोप दे और वो मान ले। ये संगठन की पार्टी है, एक इसमें संगठन कार्य करता है, कोई एक व्यक्ति कार्य नहीं करता। अब उसमें जो ये संगठन था तो फिर इसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्यों आई? जब सतीश उपाध्याय को सीएम पेस नहीं रखा गया, उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर में हंगामा किया था बड़ा। देखिए, वो भी एक साजिश बतौर क्या कहते हैं किया गया है। साजिश कैसे होगी जब कार्यकर्ताओं की नाराजगी? जब कार्यकर्ता नहीं, पेश नहीं रखा गया तो एक जाहिर सी नाराजगी है। जिन लोगों के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन वहां पे प्रदेश ऑफिस में किया, वहां पे उन जिन नेताओं के लिए क्या उन्होंने खंडन किया कि हमारे लोग ही नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है और आम आदमी पार्टी प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में बहुत माहिर है। चलिए, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया और कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत यहाँ पर मिला है। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। ये बीजेपी के पास महज 3 सीटें ही अपने खाते में यहाँ पर रख पाई है। और ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का तो पूरी तरीके से दिल्ली में सुपड़ा साफ हो चुका है, अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वो कांग्रेस जिसने 15 साल तक लगातार राज किया था, कह सकते हैं कि दिल्ली जिसका गढ़ था, उसी गढ़ से अब वो एक एक करके सारे किले हैं वो कांग्रेस के ढहते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर मंथन की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। आखिरकार जिस तरीके की जो जीत की लहर थी वो आखिर दिल्ली में आकर क्यों रुक गई, या फिर आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी इतनी मजबूत थी कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया। लेकिन देखना होगा कि आने वाले 5 साल अब केजरीवाल की सरकार में किस तरीके से रहते हैं और जनता किस तरह से रिएक्ट इन पूरे मुद्दों पर करेगी। फिलहाल इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब आने वाले 5 साल किस तरीके के रहते हैं और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से विकास के वायदे किए, आखिर कितना ये सरकार उस पर खरी उतरती है। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।